करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो कूलम पर सेकेंड, जिसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर, ठीक। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है करंट, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं। तो इस चैप्टर में हम पहले क्या क्या समझने की कोशिश करेंगे उसको समझते हैं। पहला कि जो करंट आप जिसको बोलते हो, जिसमें चार्जेस फ्लो होते हैं, और बेसिकली हम लोग बात करेंगे सॉलिड कंडक्टर्स की, यानी मेटेलिक कंडक्टर्स की, तो उनमें चार्जेस फ्लो कैसे होते हैं, ठीक। दूसरा चीज, करंट का जो माइक्रोस्कोपिक ओरिजिन है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसको मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल से जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ऐसा क्या होता है कि हम उसको करंट बोलने लगते हैं। इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। यहाँ तक में कोई दिक्कत है ना? देखो, एक मेटेलिक कंडक्टर क्या है? मेटेलिक कंडक्टर। और जब इसको ऐसे ही आप छोड़ देते हो, आइसोलेटेड है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिल्कुल रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। कैसा मोशन कर रहे होते हैं? रैंडम मोशन। और ये 10⁵ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है। ये 10⁵ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है, मतलब काफी फास्ट, ठीक। तो क्या ये करंट है? नहीं। होता क्या है कि अगर इसमें कहीं पे एक क्रॉस सेक्शन ले लो, कहीं पे, ठीक है, तो उस क्रॉस सेक्शन को अगर आप जूम करके देखते हो तो ऑन एवरेज पर सेकेंड अगर 10,000 इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस कर रहा, ठीक है, तो ऑन एवरेज 10,000 इलेक्ट्रॉन इधर भी क्रॉस कर जाएगा। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज कुछ भी नहीं होगा। नेट फ्लो ऑफ चार्ज कुछ भी नहीं होगा। दैट मीन्स हम नहीं बोल पाएंगे कि इसके थ्रू करंट है। यहां तक में कोई परेशानी? चार्ज फ्लो नहीं, मूव कर रहा होता ना भाई, रैंडम, बिल्कुल बिल्कुल लैटिस में पूरा घूम सकता है इधर उधर। बिल्कुल नहीं, वाइब्रेट लैटिस करता है। जो चार्ज आयंस है ना, वो अपनी जगह पे फिक्स होता है, और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री, एक तरह से कंटेनर में जैसे गैसेस घूमते हैं ना, वैसे एकदम रैंडम मोशन कर रहा होता है। बोले तो स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकेंड का, और डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। अच्छा, इसका डायरेक्शन कब चेंज हो रहा होता है, कोई बताएगा? जब टकराता होगा, या फिर टकराने के, किससे टकराने के? बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रॉन के टकराने का कोई मतलब नहीं होता। बता देते हैं क्यों। इसका डायरेक्शन जब भी चेंज होता है तो उसका मतलब होता है ये लैटिस से टकराया। किससे? लैटिस से, जो वाइब्रेट हो रहा है ना, जो वाइब्रेट हो रहा। अरे यही तो कंडक्टर की खास प्रॉपर्टी है कि उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। कंडक्टर में तो यहीं से चर्चा ही शुरू किए थे, है ना, मोक्ष प्राप्ति के लिए S2P6 और NS1 या NS2 जो रहता है उसको छोड़ दिया, तो वो लैटिस में घूमते रहते हैं। तो ये पूरे लैटिस में से एक दो नहीं निकलता, लैटिस के हर एटम में एक या दो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, ठीक है। तो सोच लो कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्जेस या चार्ज कैरियर बोलो जो उसमें फ्रीली घूम रहे होते हैं।
और टक्कर कर रहे होते हैं लैटिस से, और लैटिस से टक्कर के बाद इनका मोशन बिल्कुल रैंडम हो जाता है। क्या हो जाता है? रैंडम, मतलब टक्कर से पहले का मोशन और टक्कर के बाद के मोशन में कोई रिलेशन नहीं होता, कोई रिलेशन। ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो कि टक्कर से पहले इधर जा रहा था तो टक्कर के बाद इधर जाएगा, कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। मतलब ये मोशन कैसा होगा? रैंडम, एकदम रैंडम, पहला चीज। दूसरा चीज, अभी अगर इसको किसी पावर सोर्स से नहीं जोड़ो या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा हुआ है तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से चेक करोगे तो जितना इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा होगा उतना ही दूसरे डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा होगा, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो, जिसके कारण हम क्या बोलेंगे? कोई करंट नहीं, कोई करंट नहीं। ठीक है, मतलब अगर हमको करंट चाहिए तो हमको इनके मोशन को किसी एक डायरेक्शन में बायस करना पड़ेगा। अभी अनबायस्ड मोशन है, जितना इधर उतना ही इधर। तो अगर हमको करंट चाहिए तो इनके मोशन को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बायस करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लो लगा दिए इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या किए? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो आप रट के बैठे हो कि इसके अंदर फील्ड जनरेट होगा। अरे होगा ना, इसके अंदर फील्ड जनरेट होगा। कैसे? तो इस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा, अरे है ना, और इस फील्ड के डायरेक्शन में यहां जमा हो जाएगा कौन? प्रोटॉन। तो एक इंटरनल फील्ड डेवलप होगा और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा और कहानी खत्म। बिल्कुल सही है, लेकिन तब तक सही है जब तक कि कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं, जब तक कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं। बट ये रट लेना कि कंडक्टर में कभी भी फील्ड हो ही नहीं सकता, ये कतई मूर्खता वाली बात। ठीक है, तो करते हम क्या है, देखो ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, ईओ लिख रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके कारण क्या होगा? यहां निगेटिव चार्ज जमा होगा और यहां पॉजिटिव चार्ज जमा होगा। अंदर फील्ड जनरेट होगा, वो बाहर वाले को कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन अब हम करेंगे एक जुगाड़। हम क्या करेंगे कि यहां पे ऐसा केमिकल रख देंगे जो इलेक्ट्रॉन खा जाए, जो इलेक्ट्रॉन खा जाए। उसको क्या बोलते हो? जिस केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसको क्या बोलते हो? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। अबे जिसमें इलेक्ट्रॉन ले लेना, रेडॉक्स बोल दो सबसे अच्छा। हाँ गवा। अरे यहां से अगर इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं तो यहां पे क्या हो रहा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसको क्या बोलेगा? बस ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो मेरी केमिस्ट्री खराब है, उसका गलत यूज मत कर, ठीक है। तो यहां पे ऐसा केमिकल रख देंगे कि ये जो फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन यहां जमा हुआ था वो इसको खा गया, ठीक है। और यहां पे ऐसा केमिकल रख दिए हैं जो यहां पे इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस सप्लाई करता जा रहा, ठीक है, ताकि यहां पे निगेटिव चार्ज जमा नहीं हो और यहां पे पॉजिटिव चार्ज जमा नहीं हो। और इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं बैटरी। इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? बैटरी। तो देखो बैटरी क्या क्या किया। एक तो ये एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड कराया, साथ में यहां इस इलेक्ट्रॉन को जमा होने नहीं दिया, इसको यहां से उठा लिया और यहां लाके पटक दिया। तो यहां अंदर कोई फील्ड डेवलप नहीं होगा जो इसको कैंसिल आउट करेगा। इसके कारण क्या होगा? लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा,
अरे होगा, दैट मीन्स अब उनका मोशन बायस्ड हो गया, उनका मोशन बायस्ड हो गया। बायस्ड मतलब किसी एक डायरेक्शन में। अच्छा ये मत सोचना कि फील्ड लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन एकदम सिपाही की तरफ परेड करने लगते हैं, वो उसी पाथ पे ऑलमोस्ट जो रैंडम मोशन हो रहा था ना, वो थर्मल मोशन था, है ना, टेम्परेचर के कारण वो मोशन था। अभी भी मोशन ऑलमोस्ट वैसा ही है, बस वो थोड़ा सा बायस्ड हो जाएगा फील्ड के डायरेक्शन में। ये मत सोचना कि उनका मोशन एकदम सब लाइन से लग गया सिपाही, धक 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 सब इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगा ना, एकदम नहीं। पहला मिसकंसेप्शन, इनका पाथ थोड़ा सा बायस्ड हो जाएगा इधर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फील्ड की तरफ ये शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा, कुछ ऐसे। ठीक है, स्लाइटली बायस्ड, ना कि पूरी तरह से दौड़ने लगे इलेक्ट्रॉन उस तरफ, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल, बैटरी दो काम कर रहा है, एक्सटर्नल फील्ड सप्लाई कर रहा है और ऐसा रिएक्शन करवा रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जमा नहीं हो रहा और इधर पॉजिटिव चार्ज जमा नहीं होने दे रहा, इसको उठा के यहाँ पटक दे रहा। ध्यान से सोचो तो बैटरी कभी भी अपने तरफ से चार्ज सप्लाई नहीं करता, बैटरी इज नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज। वो यहां से इलेक्ट्रॉन उठाया, यहां पटक दिया, बस न्यूट्रल था, न्यूट्रल कर दिया। तो बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि इसमें करंट को मेंटेन रखता है। अब चूंकि सोर्स ऑफ एनर्जी है तो I2RT से हीट जनरेट हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अरे बात समझ में आ रहा है? लिखे हम कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ बोल दिए और आप लोग कुछ नहीं लिखे, ठीक है। तो ये पहला क्लास तो है नहीं हमारा अपना, तो वो आइसोलेटेड कंडक्टर था जिसमें जब एक्सटर्नल फील्ड लगाए तो एक तरफ निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जमा हुआ, जिसके कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, जो कि उस फील्ड को कैंसिल आउट कर दिया। और इसको रट के बैठे हैं कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, है ना। तो जो ऐसा रट के बैठा कि कभी भी नहीं होता, वो मरेगा, क्योंकि जैसे ही इसके साथ ऐसा अरेंजमेंट किए कि इधर से इलेक्ट्रॉन हटता रहे और इधर इस पॉजिटिव चार्ज को भी नलीफाई करते रहो, ऐसा केमिकल रिएक्शन इधर हो कि इलेक्ट्रॉन हट जाए, और ऐसा करो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई होता रहे और साथ में ये फील्ड मेंटेन रहे। तो इसके अंदर हमेशा एक फील्ड रहेगा, कौन सा? E0। इसके कारण हमेशा इसमें चार्ज का एक बायस्ड मोशन इस डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा, और उसी बायस्ड मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। कितना सारा बात हम बोल दिए। पहले मोशन अनबायस्ड था, है ना, पहले ऐसा नहीं था कि उसमें मोशन नहीं हो रहा था, उनके इलेक्ट्रॉन में मोशन था, सब भाग रहा था बिल्कुल रैंडम तरीके से। जैसे एक कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल रख दो तो वो बिल्कुल रैंडम तरीके से भागते हैं इधर उधर, क्यों? टेम्परेचर के कारण। उसी तरह ये जो थर्मल एनर्जी होता है इनके इलेक्ट्रॉन्स के पास, इसके कारण ये दौड़ते भागते रहते हैं और लैटिस अपनी जगह पे वाइब्रेट करता रहता है। ये नहीं होता है कि लैटिस फिक्स होता है, ठीक है। जो आयंस होते हैं वो फिक्स नहीं होते, वो लैटिस में वाइब्रेट करते हैं, ठीक, तो उनसे टक्कर होता है। अच्छा, हम बोले कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का टक्कर मायने नहीं रखता है, बहुत आसान सा बात है। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन पर नंबरिंग किया हुआ होगा क्या कि सब इलेक्ट्रॉन एक जैसा? सब इलेक्ट्रॉन एक जैसा। मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा होगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा होगा, ध्यान से सुनना। जब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा तो पता है दोनों का मास सेम है, कॉलिजन इलास्टिक मान के चलते हैं, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जिसको आप 1 बोल रहे हो, जिसको बोल रहे हो 2, 1 वाला इधर चलने लगेगा और 2 वाला इधर चलने लगेगा, तो पता नहीं चलेगा आपको कि टक्कर हुआ भी था। कुछ नहीं समझ में आया? कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन बिटवीन 2 पार्टिकल्स हैविंग सेम मासेस, कुछ भी याद होगा तब तो समझ में आएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन सिग्निफिकेंट नहीं है, होता तो है, बिल्कुल होता होगा,
लेकिन उससे उनका डायरेक्शन चेंज होना नहीं मान सकते हो। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था अभी भी एक इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा, और जो इधर जा रहा था अभी भी एक उधर जा रहा। तो सिस्टम पे क्या फर्क पड़ा? सिस्टम पे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। तो इसलिए उन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का टक्कर कहीं से भी सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब लैटिस से टकराता है, जो कि काफी मैसिव होता है इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, है ना, तो वो उसके मोशन को बिल्कुल रैंडम बना देता है। मतलब टक्कर से पहले, ऐसा समझो ना, टक्कर जब होता है ना तो उसका याददाश्त चला जाता। हम कहां से आ रहे थे, हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हम क्या हैं, उसको कुछ याद नहीं रहता। ठीक है, टकराया और गया, मेमोरी लॉस। समझ में आया? तो यहां तक की बातों को लिखो, नोट डाउन करो जल्दी से। चलो, अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये जो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इसके इफेक्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे एक इलेक्ट्रॉन पे, कि एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है। आप चाहो तो ये भी मान सकते हो कि उसमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है ना, कैलकुलेशन में सिर्फ प्लस माइनस का अंतर आएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है ना, और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो उधर ही होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अपनी सुविधा के लिए हम जनरली मान लेते हैं कि फ्लो कौन कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज। उससे डेरिवेशन पे या आपका जो बेसिक थ्योरी आ रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे तो इलेक्ट्रॉन करके भी मान लेंगे, और आप बोलोगे तो पॉजिटिव चार्ज करके भी मान लेंगे। तो क्या चाहते हो, बोलो? इलेक्ट्रॉन ही मान लीजिए। चलो कोई बात, मान लो एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को पकड़े, ये टक्कर के बाद जो इसकी वेलोसिटी है, टक्कर के जस्ट बाद, कौन सा टक्कर? जो लास्ट कॉलिजन हुआ। ऐसा तो टक्कर 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 टक्कर, कुछ तो गैप होता है, एक टकराया फिर उससे टकराया फिर उससे टकराया, है ना। तो जो लास्ट टक्कर है उसके जस्ट बाद इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मान लो u, ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट आफ्टर लास्ट कॉलिजन। मतलब इससे पहले का इसका क्या वेलोसिटी रहा होगा, अब इसको कुछ याद नहीं रहा होगा, है ना। अब इसको कुछ भी याद नहीं रहा होगा, ये भाई साहब की याददाश्त चली गई। ठीक है। अच्छा, क्या इस वेलोसिटी से ये कांस्टेंट चलेगा? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा होगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होगा एक इलेक्ट्रॉन का, वो हम लिख सकते हैं माइनस ई नॉट बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये डेरिवेशन हम इतना जोर से क्यों पढ़ा रहे हैं ये भी सुन लो। एचसी वर्मा में ये डेरिवेशन गलत, ठीक है, तो कृपया ना पढ़ें। थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है, क्योंकि हम बोल दें एचसी वर्मा में गलत है तो बहुत लोग हमको गाली भी दे सकते हैं। बट जो मैक्सिमम किताबें और जो एनसीईआरटी है उसमें भी नीचे 2 का फैक्टर नहीं आता। ठीक है, और एचसी वर्मा जी में 2 का फैक्टर एक एक्स्ट्रा आया हुआ। तो चूंकि ये क्वांटम फेनोमेनन है, मतलब बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है ना, तो इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं लास्टली, कि स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो एक किताब जो आईआईटीज़ में फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, वो है डेविड जे ग्रिफिथ। ठीक है, और ग्रिफिथ के गुरुजी हैं पर्सेल। ठीक है, तो पर्सेल में भी डेरिवेशन यही है, ग्रिफिथ में भी यही है, और आपके एनसीईआरटी में भी यही है। तो हम चाहेंगे कि आप यही फॉलो करो, कोई दिक्कत? और जहाँ पे सब कुछ फेल हो जाए वहाँ लास्टली एनसीईआरटी को फॉलो करेगा आईआईटी, है कि नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन इतना होगा,
तो अभी अगर इलेक्ट्रॉन से पूछेंगे कि देख भाई तेरा लास्ट टक्कर हुआ, उससे लेके अभी तक जो टाइम बीता, उस टाइम को बोल देते हैं टाउ, या बोल देते हैं T1। एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो उसके वेलोसिटी को U1 बोल देते हैं। T1 क्या है? दिस इज द टाइम elapsed आफ्टर लास्ट कॉलिजन। ठीक है, तो ये मत बोलना सोचना कि सर वर्मा जी को नीचा दिखा रहे हैं, मेरी औकात ही नहीं है ना। हो सकता है थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा हो जाता है ना, बट इस डेरिवेशन में गलती। ठीक है, T1 इक्वल टू टाइम इलेप्स्ड आफ्टर लास्ट कॉलिजन। लास्ट, अच्छा ये हो क्या रहा, कुछ ऐसे समझो जैसे 2 बजे हम इलेक्ट्रॉन से पूछे कि लास्ट कॉलिजन के बाद कितना टक्कर हुआ, कितना टाइम बीत गया, तो बोला T1। ये मत सोचिएगा कि T1 इज द टाइम बिटवीन 2 कॉलिजन्स, नहीं, लास्ट बार टकरा के वो आ रहा, ये नहीं कि अभी टकरा ही जाएगा, नहीं, टकराने के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी बोला U1 हो गई थी, क्योंकि उससे पहले तो हमको कुछ याद है नहीं। बोला, हम पूछे कितना देर बीता है टक्कर का, तो बोला हमको पीटने के बाद का टाइम अभी तक बीता है T1। हम बोले ठीक है, नहीं अभी टकराया नहीं, अभी तो बस हम उससे जायजा ले, तो उसकी वेलोसिटी अभी कितनी हो जाएगी? सिंपल सा फंडा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का केस है, तो v बराबर u प्लस AT, अरे होगा v बराबर u प्लस AT। अच्छा आप बोलोगे कि सर ये सब चीज कौन देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे हो क्या? नहीं, क्वांटम थ्योरी जो होती हैं उसका मॉडलिंग होता है कि ऐसे ऐसे बिहेव कर रहा होगा, ठीक है, फिर उस पर थ्योरी बनती है, और वो थ्योरी जो माइक्रोस्कोपिक थ्योरी है, वो मैक्रोस्कोपिक चीज़ें तो आप मेजर कर सकते हो, जैसे टेम्परेचर, करंट, इनको मेजर कर सकते हो, उससे एक्सपेरिमेंटली मैच किया जाता है। अगर उसको वो सेटिस्फाई कर पा रहा है हर बार, तो वो थ्योरी करेक्ट है। ये नहीं सोचने का कि हम अंदर घुस के तार के अंदर इलेक्ट्रॉन को पकड़े हैं, दौड़े हैं, भागे, हम माने कि शायद यह ऐसा हुआ होगा और उस पर एक थ्योरी डेवलप करी हमने, और वो थ्योरी अभी अपना जो आप जो पढ़ते हो V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, उससे मैच करता है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। ठीक है, तो हम बोलते हैं ठीक है, ओम्स लॉ ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे मैथमेटिक्स पे ज्यादा भरोसा किया जाता है, क्वांटम थ्योरीज में। ठीक है, और क्लासिकल थ्योरीज में मैथमेटिक्स भी काम करता है और साथ में थोड़ा बहुत चीज़ें आपको दिख भी जाती हैं, है ना, पक्का। चलो, तो ये नहीं सोचने का कि सर अंदर गए थे, इलेक्ट्रॉन का रफ्तार नाप रहे थे, है ना, यहाँ तक कि में कोई दिक्कत। इसी तरह दूसरे से पूछे तुम्हारी कहानी बता, तो बोला मेरी वेलोसिटी v2 हो गई है, टक्कर के बाद कितनी थी भाई, तो वो u2 थी प्लस AT2। अब आप बोलोगे सर ये T2 टाइम क्यों लिखे आप? बिल्कुल, क्योंकि अभी जब हम पूछना शुरू किए तब से इससे इससे इससे, तो ये ऐसा थोड़ी होगा कि ये अगर 2:55 पे टकराया होगा तो ये भी टकराया होगा, ये भी टकराया होगा, ऐसा जरूरी है क्या? हो सकता है वो 2:57 में टकराया तो बोलेगा अभी तो 3 मिनट ही बीता, मान लो 3 बज गया, वो बोलेगा 5 मिनट बीत गया, क्या कि हम तो 55 में ही टकराए थे, ये बोलेगा हम तो 2:58 में टकराए थे, 2 ही मिनट बीता है, तो बिल्कुल अलग होगा। सबको जोड़ दो, ये हो गया सिग्मा VI होगा बराबर, ये सारी रैंडम वेलोसिटीज हैं, U1, U2, U3, टक्कर के बाद वाली रैंडम वेलोसिटी। और जब आप ढेर सारे रैंडम वेक्टर्स को जोड़ोगे तो उनका सम 0 आएगा, क्योंकि यहां 1 2 नहीं है, यहां इनफाइनाइट है। तो अगर कोई U1 से चला होगा तो कोई ना कोई होगा जो -U1 से चला होगा,
स्टैटिकल डाटा, ये स्टैटिकल एवरेज ऐसा होता है। और ऐसे भी सोच सकते हो, याद रखने के लिए बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इनका जो पहले रैंडम वेलोसिटी के कारण नेट वेलोसिटी था वो तो जीरो था। अगर नेट वेलोसिटी होता तो वो किसी ना किसी डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा होता, मतलब इन चार्जेज का, सारे चार्जेस का जो रैंडम वेलोसिटी का एवरेज रहा होगा वो पक्का क्या रहा होगा। अब फील आया थोड़ा सा, बट बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन सीधा ये कहता था कि स्टैटिकल लेवल पे जब आप एक तरह से अनंत नंबर को, जो अनंत नंबर की अनंत रैंडम वेलोसिटीज को जोड़ोगे तो उनका सम क्या आएगा, जीरो। अनंत का मतलब क्या होता है, मतलब जिसको आप गिन नहीं पाओ, और गिन नहीं पाओ तो कोई अगर ऐसे चल रहा होगा तो उस अनंत में कोई ना कोई तो होगा जो ऐसे चल रहा हो, कोई ऐसे चल रहा होगा तो उस अनंत में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो नीचे चल रहा होगा। तो जो ये रैंडम वेलोसिटी होगी ड्यू टू टेम्परेचर, वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ रहा, फाइन पॉइंट है थोड़ा सा। और नहीं समझ में आया तो ऐसे सोच लो, देखो पहले जब हम क्रॉस सेक्शन लेते थे तो रैंडम वेलोसिटी तो पहले भी थी, तो रैंडम वेलोसिटी में कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता था, कुछ इधर चला जाता था, तो नेट क्या बन रहा था, जीरो। मतलब पक्का उनके वेलोसिटी वेक्टर का सम क्या रहा होगा, जीरो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया जीरो, और ये वाला पार्ट आ जाएगा माइनस ई बाय एम, और ये हो जाएगा सिग्मा टी आई, वेयर टी आई इज द टाइम आफ्टर लास्ट कॉलिजन, दिस इज नॉट द टाइम बिटवीन टू कॉलिजन्स। यहां पे एक खतरनाक बात हम करने वाले हैं, समझ में आ जाए तो भी अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है। ठीक है, ये मेरे गुरुजी हमको सिखाए थे बड़े प्यार से। ठीक है, हम लोग बैठ के 10-20 मिनट चर्चा किए, है ना, और वहाँ से सीखे, अलग अलग तरह की किताबों से सीखे, लेकिन हमको बड़े प्यार से समझाए थे ये वाला पार्ट, हमको अभी भी याद। ठीक, तो n से डिवाइड कर दो, वेर n इज द टोटल नंबर, वेर n इज द टोटल नंबर, तो यू विल गेट सिग्मा वी आई बटा n बराबर माइनस ई बाय एम टाउ। ठीक है, इसको बोले टाउ। इसको जब n से डिवाइड किए तो वी आई बाय एन, और ये सिग्मा टी आई को जब n से डिवाइड किए तो जो टर्म आया उसको बोले टाउ। इसको, ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। अच्छा, ये एवरेज वेलोसिटी, ये आपका जो रोज वाला एवरेज होता है वो नहीं, ये प्लस ये प्लस, ये स्टैटिकल एवरेज है ना, स्टैटिकल एवरेज है, स्टैटिकल। स्टैटिक्स पर हो गया आगे जाके ढेर सारी चीज़ों को का जो एवरेज निकालते हैं, है ना, स्टैटिकल एवरेज। थोड़ा बहुत 9th-10th में आप लोग पढ़े होगे स्टैटिक्स, मार देंगे घूसा, डंडा लेख नहीं पढ़े हो, अब उसमें होता है ना मीन, मीडियन, मॉड, हाँ, तब वही तो स्टैटिक्स था। चलो, इसको एक टेक्निकल नाम दिया जाता है यू ड्रिफ्ट। क्या दिया जाता है, यू ड्रिफ्ट। यू ड्रिफ्ट लिखो या वी डी लिखो, हम वी डी ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो आएगा, ये आएगा माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एवरेज टाइम बिटवीन टू कॉलिजन्स। हाँ, हम चाहते थे कि आप ये सवाल पूछें, कोई तो जगह हुआ। हम जोड़े किसको, कॉलिजन के बाद वाले टाइम को,
लास्ट कॉलिजन के बाद वाले टाइम को, और उनका एवरेज हम बोल रहे हैं कि इट इज एवरेज टाइम बिटवीन टू कॉलिजन्स। ठीक, अब कोई पूछ दिया तो हमको समझाना पड़ेगा, कोई पूछ दिया तो समझाना पड़ेगा, नहीं तो हम कट लेते। ठीक है, देखो बिल्कुल ध्यान से, 1 लाख आदमी है, ठीक है, बच्चा बूढ़ा जवान सब है उसमें, 1 साल का, 2 साल का, 1 महीना का, 99 साल का, 1 लाख आदमी। हम बोले कि अगले मोमेंट पे किसके मरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? हैं? जो बूढ़ा है? गलत, कोई भी मर सकता है, कोई भी मर सकता है। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि 100 एज वाले ग्रुप में से किसके मरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तब ठीक है कि 100 एज वाले में ज्यादा चांस है और 0 से 20 एज वाले में कम चांस है। हम वो नहीं पूछ रहे हैं, हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि 1 लाख आदमी है जिसमें एक ऐसे भी है और एक बच्चा जो पैदा भी हुआ, एक 99 साल का। लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी पूछें कि इनमें किसके मरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो सबके मरने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, कोई भी मर सकता है नेक्स्ट मोमेंट पे। क्या ये चीज आप समझ में पा रहे हो? पक्का? अच्छा, तो T1 क्या है? जो टकराया लास्ट टाइम, उसके बाद अभी जो पूछे वो टाइम। T2 क्या? जो टकराया उसके बाद का टाइम। ठीक है, अब हम पूछे इन सब में अगले मोमेंट पे टकराने का प्रोबेबिलिटी किसका ज्यादा? सबका सेम है ना। हम 1-2 में बात नहीं कर रहे, हम लाखों करोड़ों में 10⁻23 के ऑर्डर में बात कर रहे हैं। अगर 1 मोल ही ले लो तो 1 मोल में कितना होता है? 23 के ऑर्डर में बात कर रहे हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि अभी टकरा के T1 टाइम हुआ है, इसका टाइम ज़्यादा है, ये T2 टाइम कम है, ये T3 टाइम ज़्यादा है, तो कौन पहले टकराएगा कौन बाद में टकराएगा? सबकी प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट मोमेंट में टकरा जाए, और बराबर बराबर प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो अभी T1 टाइम गुजारा है, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन भी आपको मिल जाए जो T1 टाइम के बाद टकरा गया हो। उसी तरह कोई T2 इलेक्ट्रॉन, कोई T2 टाइम अभी गुजारा है, लेकिन कोई ऐसा भी इलेक्ट्रॉन तो उसमें हो सकता है जो दोनों कॉलिजन के बीच T2 टाइम बिताया हो, या T2 टाइम उसका बीता और वो टकरा गया। तो जब हम इनका एवरेज लिए तो हम क्या इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि दिस इज द एवरेज टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कॉलिजन्स? क्यों नहीं बोल सकते? मेरे हिसाब से तो बोल सकते, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट पे नहीं टकराया होगा ये कौन गारंटी ले, और वो भी 1-2 नहीं है। हम ये नहीं बोले हैं कि ये T2 वाला ही नेक्स्ट मोमेंट पे टकराया हो, लेकिन कोई और होगा जो T2 मोमेंट गुजारा होगा टक्कर के बाद और नेक्स्ट मोमेंट पे टकरा गया होगा। अरे वो जो भीड़ था उसमें 99 साल वाला तो बहुत था, है ना। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये 99 साल वाला मरेगा, लेकिन कोई एक 99 साल वाला मर गया तो उसका लाइफ स्पैन क्या हो गया? 99 साल। तो उसी तरह ये वाला जो T2 है ये नहीं अगले बार में टकराया होगा, लेकिन कोई और तो होगा जो T2 टाइम में टकरा चुका होगा, तो उसका 2 कॉलिजन के बीच का टाइम क्या हो जाएगा? T2। तो हम बोलेंगे जब हम इनका एवरेज निकालेंगे तो दैट इज बेसिकली एवरेज टाइम बिटवीन 2 कॉलिजन्स। बिल्कुल ह्यूज अमाउंट में है, स्टैटिकल डाटा, और यहां काम प्रोबेबिलिटी पे चल रहा है। और बिल्कुल बोल सकते हैं, ये नहीं कि एरर आएगा सर, इतना % एरर आएगा, इतना % एरर आएगा। 10⁻23 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा नहीं है कि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ही T2 टाइम बिताया होगा। ऐसा करोड़ों इलेक्ट्रॉन है जो टक्कर के बाद T2 टाइम बिताया होगा, और उन सबकी प्रोबेबिलिटी है कि वो नेक्स्ट टाइम टकरा जाए, नेक्स्ट मोमेंट पे टकरा जाए। नहीं समझ में आ रहा?
दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस टर्म एज एवरेज टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन। आई होप समझ में आया। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू हो गया माइनस ई टाउ बाय एम। अगर मान के चल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है तो सीधा सीधा अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो हो जाएगा ई टाउ बाय एम। अब आगे से हम पॉजिटिव चार्ज ही मान के चलेंगे। आपको दिखा दिए कि प्लस माइनस से सिर्फ डायरेक्शन का पंगा आता है और कोई पंगा नहीं आता। तो यहाँ तक की बातों को नोट करो और जीने मरने वाली कहानी लिख लो तो ज़्यादा बेहतर आपको रहेगा। खैर आपको तो कन्फ्यूज़न ही नहीं आया मैक्सिमम को, है ना। वो तो एक को कन्फ्यूज़न आ गया कि सर सब जगह तो लिखे हो दिस इज टाइम आफ्टर लास्ट कॉलिजन और यहाँ लिख दिए टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन, है ना। खैर नहीं भी पूछते तो हम बता देते। हमें तू लतखोर है इसलिए नहीं पूछे। चल अगली कहानी करते हैं। कुछ कुछ क्यूट सवाल आया है आप लोगों के तरफ से, उस पर भी बात करते हैं। जैसे इनका क्यूट सवाल है कि सर सब एक तरफ चलने लगेगा, तो अभी तुरंत बताए थे उनका मोशन स्लाइटली बायस्ड होता है, ये नहीं कि सब परेड बना के चलने लगे। ठीक है, और उनका जो रैंडम मोशन होता है उसका क्या ऑर्डर था स्पीड का, 10⁵ मीटर पर सेकेंड का ऑर्डर का। और आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होता है, 10 मिलीमीटर पर सेकेंड का। कितना कम है सोच रहे हो, कितना कम है ये सोच रहे हो। मतलब ठीक है वो रैंडम मोशन पहले भी कर रहा था, अभी भी कर रहा, लेकिन अब रैंडम मोशन के साथ साथ अब वो पहले क्या था, नेट डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल क्या हो जाता था सबका 0। अब क्या होगा, वो रैंडम मोशन तो कर ही रहा बट साथ में थोड़ा सा फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा। अगर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट मूव कर रहा। समझ में आ रहा, रैंडम मोशन अभी भी कर रहा है। ठीक है, डायग्राम हम बनाए थे, नहीं बनाए तो फिर एनसीईआरटी में देख लेना कि फील्ड लगाने से पहले का रैंडम मोशन कैसा था और फील्ड लगाने के बाद जो थोड़ा सा बायस्ड मोशन है वो कैसा दिख रहा। ठीक है, नहीं तो हम यहां पे चिपका देंगे फोटो। ठीक, अब ध्यान से सुनो होता क्या। रैंडम मोशन करंट में कंट्रीब्यूट कर रहा था क्या, नहीं। रैंडम मोशन का जो नेट इफेक्ट था वो तो अनबायस्ड मोशन था, जितना इधर से गुजर गया उतना ही इधर से गुजर गया। अब मेरे पास वेलोसिटी का ऐसे मान सकते हो ऐसे कि रैंडम मोशन प्लस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सुपर इंपोज। नहीं समझ। अब इलेक्ट्रॉन के पास हम दो तरह की वेलोसिटी मान सकते हैं, एक तो थर्मल एनर्जी के कारण रैंडम मोशन और उसके साथ में एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपने कैलकुलेशन में हम रैंडम मोशन को इग्नोर कर सकते हैं करंट के कैलकुलेशन में। अब आप बोलोगे क्यों, क्योंकि रैंडम मोशन का जब एवरेज लोगे ओवरऑल तो वो तो बायस्ड मोशन है नहीं, उस रैंडम मोशन के कारण जितना इधर क्रॉस करेगा किसी क्रॉस सेक्शन को उतना इधर क्रॉस कर जाएगा। तो करंट में रैंडम मोशन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। लिखो ये सब बात, गधा उल्लू। फिर बाद में हमको बोलोगे कि सर क्या हुआ था सर, अच्छा सर ऐसा सर। सिंस रैंडम मोशन हैज नो कंट्रीब्यूशन इन करंट, व्हाई, बिकॉज दिस मोशन इज अनबायस्ड, है ना। तो ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायस्ड मोशन और करंट, है कि नहीं। अरे रैंडम मोशन रिस्पॉन्सिबल है बाइसिंग के लिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, बायस्ड मोशन के लिए, और बायस्ड मोशन रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए। तो हम कैलकुलेशन पर्पस में रैंडम वेलोसिटी के ऊपर जो सुपर इंपोज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है रैंडम वेलोसिटी को हटा देते हैं, क्योंकि सब जुड़ जाड़ के फिर 0 होगा।
करंट में तो उसका कोई योगदान नहीं आने वाला है ना। द ओनली कंट्रीब्यूशन इन करंट इज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाँ कि ना। तो अब ध्यान से सुनो, हम अपनी सुविधा के लिए रैंडम मोशन को तो हटा दिए, तो रैंडम मोशन हट गया तो बचा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ध्यान से देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ई बाय एम टाउ। ध्यान से देखो तो ये कांस्टेंट टर्म है ना। गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। टाउ पे भी बात करेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना। और ई और एम को तो कुछ कर नहीं सकते हो, वो तो आपके चार्ज कैरियर का चार्ज है और चार्ज कैरियर का मास है। व्हाट इज ई? ई इज द चार्ज ऑन द चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर यहां पे इलेक्ट्रॉन है, और एम इज द मास। तो चूंकि हम रैंडम वेलोसिटी को हटा रहे हैं, तो अब हम मान सकते हैं कि मेरा सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा होगा, या हम मान सकते हैं कि मेरा सारा का सारा चार्ज कैरियर बिल्कुल एक लाइन में इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा होगा। अब तो मान सकते हैं भाई, क्यों नहीं सर, हम रैंडम भी साथ में पढ़ेंगे, तो पढ़ो फिर इक्वेशन में u1 प्लस u2 प्लस u3 लिखना और फिर काट देना, है ना। तो करंट में योगदान है किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। सिर्फ सीधा मोशन के कारण नहीं आ रहा। हो क्या रहा, देखो पहले जो रैंडम मोशन था वो तो अभी भी है, अब जो पहले है ना, अब थोड़ा थोड़ा वो शिफ्ट हो जाएगा किसके डायरेक्शन में? फील्ड के डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन का सी अभी आपको यहां दिख रहा है, वो 1 सेकंड के बाद यहां दिखेगा। पहले क्या हो रहा था, ये सी में सारा इधर उधर रैंडम मोशन कर रहा था और इधर से इधर उधर मोशन करता था। तो ये सी अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन को देख रहे हो तो वहां का सारा चार्ज वहीं था। लेकिन जैसे ही अब ये फील्ड लगाए हैं, तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ये नहीं को चल दिया एकदम सिपाही की तरह, सब अभी भी रैंडम मोशन कर रहा, लेकिन सब में एक नेट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है किधर? फील्ड के डायरेक्शन में। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन के सी को आप देखोगे, इलेक्ट्रॉन के सी को, तो वो 1 सेकंड बाद कुछ यहां दिखेगा, फिर कुछ यहां दिखेगा। तो आप अगर एक क्रॉस सेक्शन डाल दो तो उसको तो आप क्रॉस करने लगा, नेट क्रॉसिंग ऑफ चार्ज स्टार्ट हो गया। नहीं समझ में आ रहा? कुछ आ रहा समझ में? पक्का? तो चूंकि करंट के लिए जिम्मेदार ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और जो रैंडम वेलोसिटी वाले कंपोनेंट हैं उनका तो सम जीरो होने का, वो तो नेट बायस मोशन में कहीं है ही नहीं। तो हम अब मान के चलेंगे कि मेरा सारा चार्ज कैरियर चुपचाप ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर बहुत कम होता है, 10 mm सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसी ऑर्डर का होता है ना। और रैंडम वेलोसिटी का ऑर्डर देख लो, 10⁵ मीटर, 10⁶ मीटर के ऑर्डर का होता है। समझ में आया? ठीक है सर, अच्छी बात है। अब मान लो ऐसे एक कंडक्टर ले लिए, ठीक है, ध्यान से सुनते जा, और फील्ड ऐसे लगा दिए एकदम कंडक्टर के अलॉन्ग। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए बोल रहे हैं ध्यान से सुनना। फील्ड लगा दी एकदम कंडक्टर के अलॉन्ग। अभी सिंप्लिसिटी के लिए कंडक्टर एकदम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मान है, ठीक है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पर यूनिट टाइम गुजर रहा है। हम चेक करना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पर यूनिट टाइम गुजर रहा। तो ऑब्वियसली अगर आप समझदार हो तो आप बोलोगे कि फील्ड ऐसे है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ऐसे होगा इलेक्ट्रॉन का। ध्यान से देखना, तो ऑब्वियसली हमको एरिया कैसे लेना चाहिए? ऐसे, ताकि हम चेक कर पाए कि इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज गुजरा है। अब एक कोई गधेरा आया, वो ऐसे ले लेगा एरिया, तो वो तो बेवकूफ है ना। अरे वो तो बेवकूफ है ना,
क्योंकि एरिया का ये कंपोनेंट थोड़े काम में आने वाला, एरिया का वो कंपोनेंट काम में आना जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, या वेक्टर फॉर्म में बोलो तो एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट काम में आना जो फील्ड के अलोंग है। बट पागल को कोई रोका है? वो तो ऐसे भी एरिया ले लेगा। अरे वो तो ऐसे भी एरिया ले लेगा। तो हमको इस चीज का भी ध्यान रखना। पहले तो हम इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको भी ध्यान में रखेंगे, इनकॉर्पोरेट कर लेंगे साथ में, क्योंकि मेरा रिजल्ट हर अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग नहीं होता। केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा, अभी के लिए ऐसा, कल के लिए ऐसा, परसों के लिए ऐसा। अब एक पगला ऐसे एरिया ले ले तो अब इसलिए दिख रहा है ना भाई, इससे करंट नहीं होगा। तो हमको हर तरह के पागल के लिए एक सॉल्यूशन चाहिए, है कि नहीं है? बट एक इंटेलिजेंट लोग तो तुरंत समझ आएगा कि हमको यही एरिया लेना चाहिए। पता चलेगा कि कितना चार्ज कैरियर क्रॉस किया पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा ये चार्ज कैरियर किस रफ्तार से चल रहे हैं? वीडी से। अब इस पे ध्यान देना सिर्फ, ठीक है। तो मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम में कितना वॉल्यूम इसको क्रॉस करेगा? तो आप बोलोगे वीडी डेल्टा टी। ये काम एक बार नहीं बहुत बार कर चुके, वर्क एनर्जी में हवा गुजारते थे, है ना, याद आ रहा? तो कितना कितना वॉल्यूम क्रॉस करेगा? तो वीडी डेल्टा टी। अरे है ना, ये तो वॉल्यूम क्रॉस किया, लेकिन हमको तो ये पता करना ना कितना चार्ज कैरियर क्रॉस किया। तो हम मान के चलते हैं इस मेटल के पर यूनिट वॉल्यूम में जो फ्री चार्ज कैरियर है, सुनना ध्यान से, इस मेटल के पर यूनिट वॉल्यूम में जो फ्री चार्ज कैरियर है उसका संख्या है n। इसको क्या बोलते हैं? फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। कोई दिक्कत? ये मेटल की प्रॉपर्टी होगी। कैसे? कॉपर ले लो, कॉपर का यूनिट वॉल्यूम लोगे तो उसका कुछ मास होगा, कुछ मास होगा तो कुछ मोल होगा। अबे मोल मतलब दाम नहीं, वो केमिस्ट्री वाला मोल। कुछ मोल होगा तो फिक्स नंबर ऑफ कॉपर एटम होगा, और हर कॉपर एटम 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो उस वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर आपको पता चल जाएगा। इसी को बोलते हैं फ्री चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, है ना। तो दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। इस एरिया से कोई चीज क्रॉस कर रहा है, किस रफ्तार से? किस रफ्तार से क्रॉस कर रहा है? तो डेल्टा टी टाइम में कुछ वॉल्यूम क्रॉस कर जाएगा। कुछ वॉल्यूम क्रॉस कर जाएगा। कितना वॉल्यूम क्रॉस करेगा? तो वीडी डेल्टा टी। इसमें कितना चार्ज होगा? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। अरे हाँ ना बोल। ये हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग द एरिया। होगा? नहीं, ये है टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्रॉसिंग द एरिया। तो टोटल चार्ज क्रॉसिंग द एरिया होगा ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज, और एक चार्ज पे जो चार्ज है वो भी तो गुना करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? वो हुआ वॉल्यूम, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किए फ्री चार्ज कैरियर के नंबर डेंसिटी से, नंबर डेंसिटी से n से, तो वो आ गया टोटल कितना चार्ज क्रॉस किया उस एरिया को, और उस चार्ज कैरियर अपने साथ कितना चार्ज ले गया, तो पर चार्ज कैरियर के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिए जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो टोटल कितना चार्ज गुजरा डेल्टा टी टाइम में? डेल्टा क्यू बराबर ई वी डी एन डेल्टा टी, डिवाइड कर दो डेल्टा टी से दोनों साइड, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी बराबर एन ई वी डी। अरे रे गड़बड़ किए,
वी डी, ये वॉल्यूम के लिए ए भी होगा ना, ठीक है। एक चीज छूट गया था, एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तब तो वॉल्यूम आएगा। अरे लेंथ वी डी टी और एरिया ए, ठीक है, एन ई वी डी ए, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, आई बराबर एन ई ए वी डी। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना है, अच्छा वी डी का डायरेक्शन तो वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि वी डी का वैल्यू क्या लिखे थे, ई टाउ बाय एम लिखे थे ना। अब हम मान के चल रहे हैं कि मेरा चार्ज कैरियर पॉजिटिव है, ताकि डायरेक्शन वाला पंगा नहीं। तो वी डी का डायरेक्शन वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और यहाँ पे तो हम मान के चले कि मेरा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक डायरेक्शन में। अगर नहीं हो तो क्या करना पड़ेगा, उसका वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो काम का हो, है ना। दैट मीन्स अगर इसको सही से लिखा जाए तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा आई बराबर एन ई ए वी डी, और ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ई, और एरिया का डायरेक्शन ये है ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो मेरे हिसाब से कॉस थीटा लेना पड़ेगा, वी डी कॉस थीटा। अरे होगा, ध्यान से देखो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन ई वी डी, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, वी डी वैक्टर है तो इसको हम लिख सकते हैं एन ई वी डी डॉट ए। यहां तक में कोई दिक्कत? अरे थोड़ा छेड़खानी कर रहे, उलट फेर कर रहे, इसके लिए परेशान क्यों हो गए? यहां तक में कोई दिक्कत? चलो, इस टर्म को बोलते हैं हम लोग जे। करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी इज बेसिकली करंट पर यूनिट एरिया, नॉट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। करंट डेंसिटी समझ के डेंसिटी में मत घुस जाना। गुलाब जामुन में ना गुलाब होता ना जामुन होता, समझ में आया? तो नाम पे नहीं जाने का। हाँ, करंट डेंसिटी सुना, अच्छा डेंसिटी तो वॉल्यूम है ना, तो मरोगे। करंट डेंसिटी इज बेसिकली जो माइक्रोस्कोपिक चीज़ें हैं उनको मैक्रोस्कोपिक जो करंट है जो आप मेज़र कर सकते हो उसका रिलेशन बताता है ना। कि एरिया का ये नहीं कि कोई सा भी कंपोनेंट मान लो, कोई सा भी एरिया ले लो और काम हो जाएगा आपका, करंट निकाल लो। एरिया का वो कंपोनेंट लेना है जो फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये आपके माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, फील्ड क्या है ना, चार्ज कैरियर पे चार्ज कितना है, इन सब चीज़ों से आपके मैक्रोस्कोपिक करंट को रिलेट करता है। कर रहा है कि नहीं? तो ये मत सोचना कि करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट वॉल्यूम, गुलाब जामुन, गुलाब और जामुन, समझ में आया? तो करंट डेंसिटी में डेंसिटी का वही औकात है जो गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन का, ठीक है। तो यहां तक की बातों को अच्छे से नोट करें, फिर आगे की कहानी करते हैं। अच्छा, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं कि फिजिक्स? फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसमें हमको हर सिंबल का मीनिंग भी जानना पड़ता है। ये नहीं कि बस एक्स एक्स है, वाई वाई है, जेड जेड है, उनका मीनिंग भी जानना पड़ता, तभी उनके इफेक्ट को समझ पाओगे। अब जैसे बाइसिंग जो होता है, तो बाइसिंग को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी से दिखा रहे हैं। तो ये होता है ई टाउ अपॉन एम। समझाते हैं आपको, हर चीज़ का सिग्निफिकेंस समझाते हैं। ये तो फॉर्मूला आ गया।
अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो चार्ज कैरियर पे ज़्यादा फोर्स कब लगेगा? जब चार्ज कैरियर का जो चार्ज है वो ज़्यादा होगा या कम होगा? मतलब अगर चार्ज कैरियर पे चार्ज ज़्यादा तो बाइसिंग आसान। फिर से सुनो, अगर एक फिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो Q ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो बाइसिंग ज़्यादा आसान होगा। बाइसिंग मतलब उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में धक्का मारना, है ना। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में E ऊपर है, चार्ज कैरियर का चार्ज अगर बढ़ाते जाओगे, ठीक है हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन उसके जगह पे कोई और चार्ज कैरियर आ जाए जिस पे चार्ज ज़्यादा है तो उसका बाइसिंग ज़्यादा आसान होगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दोगे तो फोर्स ज़्यादा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो बाइसिंग आसान है ना। मास इज इनर्शिया, इनर्शिया ज़्यादा तो बाइसिंग मुश्किल, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। यादाश्त के बाद जो टक्कर के बाद जो उसका यादाश्त गोल होता है उसके बाद तो आप ही ठेलते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ही ठेल रहा है ना। तो बाइसिंग कब आसान होगा? जब मास कम होगा, मास कम। अच्छा ये टाउ किस पे डिपेंड करता है, कोई बता सकता है? टाउ पहले तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है एक तरह से, ठीक है। दिस इज बेसिकली एवरेज टाइम बिटवीन टू कॉलिजन, बिटवीन टू कॉलिजन। लेकिन मेरे हिसाब से अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो टाउ घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा दो तो टाउ घट जाएगा, कॉलिजन जल्दी जल्दी होगा। अरे रैंडम मोशन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि रैंडम मोशन टेम्परेचर के कारण ही तो था। कुछ नहीं समझ में, तो टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ घटेगा। मतलब जल्दी जल्दी टक्कर होगा, ध्यान से सुनना, मतलब जल्दी जल्दी यादाश्त खोएगा, है ना। तो बाइसिंग मुश्किल हो जाएगी, है ना। और टाउ ज्यादा रहा मतलब रेंडमनेस कम है। टाउ ज्यादा है तो रेंडमनेस कम है, टाउ कम है तो रेंडमनेस ज्यादा है। नहीं समझ रहे? टेम्परेचर बढ़ाओगे टक्कर जल्दी जल्दी होगा, टाउ कम हो जाएगा। और हर टक्कर के बाद यादाश्त गोल हो जाता तो बाइसिंग मुश्किल। तो इसलिए टाउ वाला टर्म ऊपर आया, मतलब टाउ ज्यादा, मतलब कॉलिजन धीरे धीरे हो रहा, रिलेटिवली धीरे धीरे, मतलब ये नहीं क्या रिलेटिवली बोल। टाउ अगर आपका ज्यादा है दैट मीन्स दो कॉलिजन के बीच का टाइम कम है, मतलब रेंडमनेस कम है, और रेंडमनेस कम है तो बाइसिंग आसान है, इसलिए टाउ ऊपर आ रहा। कुछ कुछ फील आ रहा कि कुछ हो नहीं आ रहा। तो हर चीज का मीनिंग समझो, बाकी लिखा हुआ तो किताब में सब है, ठीक है। जे क्या है आपका? करंट डेंसिटी वेक्टर, जो कि हमारे माइक्रोस्कोपिक फैक्टर्स को मैक्रोस्कोपिक करंट से रिलेट करता है कि भाई एरिया ऐसे लेना चाहिए, जैसे तैसे एरिया मत ले लो, है ना, है कि नहीं। अच्छा करंट डेंसिटी वेक्टर को थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये है एन ई वीडी को क्या लिख सकते हो? ई टाउ बाय एम। तो इसको ऐसे लिख दो, जे बराबर एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू ई। इसी चीज को हम लोग लिखते हैं जे बराबर
सिग्मा ई, ओम्स लॉ, ये है ओम्स लॉ। सर V इक्वल टू आई आर, आएंगे वहां पे। ये ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, ठीक है ना। करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, और सिग्मा का वैल्यू क्या है, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, वेर एन इज द फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, ई इज द चार्ज वन चार्ज कैरियर, एम इज द मास, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं कंडक्टिविटी, इस चीज को बोलते हैं कंडक्टिविटी, है ना। केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी का उल्टा, ठीक है। तो J बराबर सिग्मा ई, में सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, लिख लो, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं कई बार, E बटे रो, where rho is the resistivity, where E is the, sorry, rho is the resistivity। कोई परेशानी, दिक्कत, दुख दर्द, तकलीफ किसी को है तो बताओ। आज यहीं छोड़े कहानी, उसको जाके अच्छा से पचाना, ठीक है, तब समझ में आएगा। आपको लगता होगा कुछ नहीं लिखा है सर, लेकिन बहुत कुछ बताएं, ठीक है।